किसानों की 10 सितंबर को होने वाली पीपली में किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली को लेकर भाजपा सख्ते में है। भाजपा नेता बारी बारी कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं और किसानों के लिए बात कर रहे हैं। उसमें किसानों को जागरूक करने के लिए आप सब लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया है कि उसकी सही जानकारी सभी किसानों तक पहुंच सके और आम व्यक्ति तक पहुंच सके। अभी केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है, अभी वो कानून बनने बाकी है क्योंकि लोकसभा में वो रखे जाएंगे, उसके बाद उनमें चर्चा होगी और उसमें कोई भी सुझाव जो आएंगे या जो उस विचार विमर्श से निकलेंगे, किसान हित में जो भी होगा उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा। कोरोना काल में क्योंकि संसद नहीं हो रही थी, इसलिए 3 अध्यादेश अभी आए हैं जिनको मंजूरी मिली है और वो पूरी तरह से एक खुला मंच रहेगा लोकसभा में और उसमें अगर कोई व्यक्तिगत भी कोई अपना सुझाव देना चाहेगा तो वो भी दे सकता है, वो भी वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। अगर किसान हित में कोई लक्ष्य सोच थी, उसके ऊपर काम करते हुए 3 विधेयक हमारे बीच में आए हैं। रेडी पटड़ी पे खूब लोग बेचते हैं, रेडिया लेकर के गाँव में जब सीजन होता तो आप तक जैसे कुछ लोग गुड़ पहुँचाते हैं, कुछ लोग आप तक बाजरा पहुँचाते हैं, कुछ लोग सरसों पहुँचाते हैं, मक्की विशेषकर पहुँचाते हैं, तो इन सभी को फ्री कर दिया गया है। अब कोई भी फसल अपने खेत के बाहर, गेट के बाहर भी ढेर लगा करके बेच सकता है। अब इसमें किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी हित अहित नहीं हो रहा है। हित पूरी तरह से सुरक्षित है और किसान को आगे बढ़ाने वाले हैं। छोटू राम जी ने एक बात कही थी, मेरे भोले किसान मेरी 2 बात ले मान, बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले, 2 बात कही। अब के जो माहौल में बात यह है कि हे मेरे किसान, बाजार को पहचान ले और बेचना सीख ले, फसल बेचना सीख ले। यानी जो छोटू राम जी ने तब किसानों के हित में जो काम किए थे, उसी प्रकार मोदी जी भी किसानों के हित में ये सभी काम कर रहे हैं। तो आज सबको इन सभी विषय पर जानकारी, ताकि किसान हमारा उसको जानकारी मिले, जागरूक हो, वो सचेत हो, इसके लिए आप सबको बुलाया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हरपाल जी का जी कुछ आप कहना चाहते हो उसमें? सर, कल रैली की जा रही है यहाँ पिपली अनाज मंडी में, सभी किसान और सभी पार्टियां भी इसको समर्थन कर रही, क्या कहें? ऐसा जो आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, ये किसानों को जागरूकता के लिए। कौन क्या करेगा, अच्छी बात है, वो भी जागरूकता फैलाएं, वो बताएं कि जो मांग किसान यूनियन की और किसानों की थी वो यही तो थी कि भी किसान अपनी मर्जी से बेचे, उसमें पक्षकार ना हो, वही हमने किया। जो आड़तियों में भय थी और आड़ती ही किसान को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कुछ किया जा रहा है आपके पास? इसलिए आप सबसे मैं रूबरू हो रहा हूँ कि ये बात सब तक पहुंचे और हमारे चंद्रभान जी जो मार्केटिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन ये भी करेंगे। इस तरह हमने किसानों की कुछ गोष्ठियाँ भी की हैं जागरूकता फैलाने के लिए, और हमारे बीच में चंद्रभान जी जो वाइस चेयरमैन है हमारे बोर्ड के, हाँ, ये भी इस बारे में आगे आड़तियों को तो कोई नुकसान नहीं है, बताया अभी। और आड़तियों को कोई नुकसान नहीं है, मंडी एज इट इज रहेंगी, डंके की चोट पर रहेंगी। इससे पहले 15 अगस्त को किसानों ने ऐलान किया था कि 15 अगस्त को हम काले झंडे लेकर रैलियां निकालेंगे और प्रदर्शन करेंगे। उससे पहले भाजपा ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसमें जो इस प्रकार के किसान थे जो उसमें भाग ले रहे थे, उनको देशद्रोही करार दिया था। तो अब भी कल इसी प्रकार से, तो क्या आप भी देशद्रोही? देखिए, किसान हमेशा देशभक्त रहा है और देशभक्त रहेगा। भाजपा नेताओं ने देशद्रोही किया है। किसान हमेशा देशभक्त था, देशभक्त है और देशभक्त रहेगा। किसान शुरू से देशभक्त रहेगा और था और है। ये बात करें कि आर्थिक आजादी, बीजेपी सरकार जब शुरू में आई थी, ई ट्रेडिंग शुरू की थी, चंद्रबाबू जी बैठे थे, जब मंडी सीजन शुरू होता है किसी भी फसल का, हर बार सरकार बैकफुट पे आ जाती है। देखिए, अब की बार कोरोना में आप सबने देखा होगा गेहूं की फसल की जो बिक्री हुई, उसमें लगभग 2000 केंद्र बनाए और सभी की जो फसलें हैं वो बहुत
बहुत ही अच्छे तरीके से और एमएसपी पे खरीदी गई। अब जीरी की फसल आ रही है, मैं यहाँ आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, उसका एक एक दाना खरीदा जाएगा, मंडी के माध्यम से खरीदा जाएगा, एमएसपी पर खरीदा जाएगा। खरीद शुरू होते ही सरकार उसका एक एक दाना खरीदेगी, एमएसपी पर खरीदेगी मंडी के माध्यम से। जब से 3 अध्यादेश का विरोध शुरू हुआ किसानों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, किसान नेता जो, तब से भाजपा ज्यादा डिफेंसिव क्यों हो रही? समय सिंह भाटी जी लगातार किसान देखिए, इसी एरिया में संगोष्ठियां चल रही हैं। कॉन्फ्रेंस की, देखिए, शायद कल की रैली के बाद मेरे ख्याल से दोबारा वो संगोष्ठियां नहीं करेंगे। दिन में 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। कुरुक्षेत्र जिला में उनका फोकस भी कुरुक्षेत्र जिला, आपका भी फोकस कैथल जिला, करनाल भी है सर। लोकसभा क्षेत्र नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि पार्टी के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम कोई भी जो नए विधेयक आए हैं उसके बारे में जागरूक करें और जागरूकता का काम कर रहे हैं। और हमारी जो 17 गोष्ठी हुई हैं उसमें कैथल में भी, करनाल में भी, यमुनानगर में भी, कुरुक्षेत्र में भी, हर जगह हो रही है। उसमें एक जगह धूमन जी गए थे, हरपाल चीका जी करके आए। क्या 10 तारीख के बाद भी जारी रहेगा? ये जारी रहेगा 10 तारीख के बाद भी, मतलब ये लगातार जारी रहेगा, कोई दो राय नहीं। किसान नेता कह रहे हैं कि हमारी आवाज को दबाने का काम कर रही है सरकार। किसको? किसान नेता कह रहे हैं कि हमारी आवाज को दबाने का काम कर रही है सरकार, हमने रैली को तो रोका जाए। किसानों की ही आवाज बनी है केंद्र सरकार, उन किसान नेताओं की आवाज बनी है जो ये कहते थे किसान अपनी मर्जी से जहां मर्जी बेचते, उन्हीं की आवाज बनी है केंद्र सरकार, उन्हीं की आवाज को बुलंद किया। धन्यवाद। अध्यादेश जैसे मैं बता रहा था कि अभी जो आए हैं, इन तीनों अध्यादेशों में एक है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कृषि उपज एवं वाणिज्य। दूसरा एक्ट है एनफोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट, फार्मर प्रोटेक्शन एंड फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कुछ संशोधन किए। जो पहला अध्यादेश आया है उसके अंदर किसान को, जो किसानों की बहुत पुरानी मांग होती थी, किसान नेताओं की मांग होती थी, सामान्य किसान यही कहता था कि वो किसान तो धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से बेच नहीं सकता, वो अपनी मर्जी से उसके भाव नहीं लगा सकता। अब इसके माध्यम से किसान को वो छूट प्रदान की गई है कि वो अपनी मर्जी से जहां चाहे पूरे हिंदुस्तान में जहां उसको लगता है कि रेट अच्छा है वो बेच सकता है, और उसके भाव जब वो अपनी मर्जी से बेचेगा, अगर उससे को खरीदना चाहे तो वो बेच सकता है और वो अपनी मर्जी से उसके भाव तय कर सकता है। यानी मैं ये कहूंगा कि ये किसानों को एक इस के माध्यम से आर्थिक आजादी दी गई है। अब आपको लगता है कि कहीं दिल्ली में किसी चीज के रेट अच्छे हैं तो आप वहां पर जाकर के बेच सकते हैं। अगर लगता है कि मुजफ्फरनगर में रेट अच्छे हैं तो वहां पर जाकर के बेच सकते हैं। आपको लगता है कि लुधियाना या जालंधर में रेट अच्छे हैं तो किसान वहां पर भी जाकर के बेच सकता था। पहले मंडियों की प्रीति होती थी, उसी मंडी में ही वो अनाज बेच सकते थे, और अगर उसके बिना कोई बेच देता था तो मार्केट फीस देनी पड़ती थी। अब बाहर आप कोई भी सामान, कोई भी अपना उत्पाद किसान बेचेगा तो उस पर कोई मार्केट फीस भी नहीं होगी, और जब मार्केट फीस नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से है कि उसको उसके रेट ज्यादा मिलेंगे। यानी मैं यूं कहूं कि मेरी फसल, मेरी मर्जी, चाहे मैं यहां बेचूं चाहे मैं वहां बेचूं, वो किसान की मर्जी होगी। कितने में बेचूं ये भी किसान की मर्जी होगी। लेकिन मैं इस बात में एक बात और कहना चाहता हूं कि जो मंडी व्यवस्था है वो एज इट इज रहेगी, उसको कहीं पर भी कोई छेड़खानी नहीं है। दूसरा ये कि जो एमएसपी है वो भी एज इट इज रहेगा, उससे भी कोई छेड़खानी नहीं होगी। जो एमएसपी तय करता है, ये मैं बात बताना बहुत जरूरी समझता हूं, एमएसपी जो तय करता है वो करता है कृषि
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग केंद्रीय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एमएसपी तय करता है। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका इन एक्ट में कोई छेड़खानी उससे नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एमएसपी तय जो इन्फ्लेशन होगी, जो नई नीति भारत सरकार ने बनाई है। पहले क्या होता था कि 5 रुपए बढ़ा दो, 10 रुपए बढ़ा दो, अब ऐसा नहीं है। अब जिस दर से महंगाई दर बढ़ेगी उस दर से ही कृषि लागत एवं मूल्य आयोग फसल के रेट बढ़ाएगा। और ऐसा मुझे लगता है कि हजारों में 1-2 किसान ऐसे होते हैं जो अपनी फसल अपनी मर्जी से बेचते हैं। आमतौर पर जैसे सब्जी बिकती है या फल बिकता है तो वो अगर कहीं ज्यादा रेट है तो वहां पर बेच देते हैं। जो हमारी परंपरागत फसलें हैं जैसे बाजरा हुआ, गेहूं हुई, जीरी हुई, वो आमतौर पे मंडियों में ही बिकती है। तो ये उन लोगों को आजादी दी है जो अपने आप इंडिपेंडेंट कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और उनकी आमदन में इजाफा हो सके। और हम सब यहाँ ग्रामीण प्रदेश से हैं तो गांव में जैसे गेहूं की फसल आती है तो गांव से कोई 4 क्विंटल लेगा, कोई 3 क्विंटल लेगा, कोई 5 क्विंटल लेगा। और उसमें होता क्या है, अगर मंडी में रेट 1925 रुपए है तो वो वहां पर 2000 में बेचता है। तो इसलिए किसी मंडी व्यवस्था और एमएसपी से कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं है, दोनों यथावत रहेंगी। इतने बड़े कार्यक्रम चलते हैं, बीपीएल होल्डर को अनाज देना, गरीब लोगों को अनाज देना। वो जब एमएसपी पे किसान की फसल मंडी से खरीदेगी और सरकार खरीदेगी तभी वो पूरे जितना भी वो इतना बड़ा जो सिस्टम है जो उनको फसल और अनाज देने की बात, वो सारा उसी से चलेगी। इसलिए इसके बारे में किसी को कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, वो रहेगी ही, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और जो मैं कह रहा था, ये तो जो कुछ किसान आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़े, नहीं, मंडी व्यवस्था वो एज इट इज रहेगी, उससे कोई छेड़खानी नहीं है। और वो अलग से एक्ट है, उनसे भी कोई छेड़खानी नहीं की गई। दूसरा जिस एक्ट का मैं जिक्र कर रहा था, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंदर खेती का एग्रीमेंट का जिक्र है। एग्रीमेंट खेती, कॉन्ट्रैक्ट खेती। और जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है वो आमतौर पर सब्जियों की खूब चलती है। जैसे आलू का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं चिप्स बनाने वाले, या बाकी और जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन पहले क्या होता था, वो जैसे किसी ने 12 रुपए किलो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया आलू का और आलू सस्ता हो गया तो वो बैक कर सकते। अब वो बैक नहीं कर सकते, उसके लिए एक रजिस्ट्री धारा 2 के अंदर है, वो रजिस्ट्री के तहत उसका एग्रीमेंट होगा, वो बाउंड हो जाएगा, इसलिए उससे वो वापस नहीं आ सकता। इसमें मैं यहाँ बात जरूर बताना चाहूंगा कि कोई भी अगर एग्रीमेंट किसान हित के विरुद्ध होगा तो वो ऑटोमेटिकली रद्द समझा जाएगा, वो वाइड होगा, वो लीगल नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। ये धारा भी इसके अंदर जोड़ी गई है, ये धारा 3(2) के अंदर है। इस प्रकार का भी कोई एग्रीमेंट होगा तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा। उसके बाद एक संशय हो आता है कि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी उसमें कहीं किसान के साथ कोई अहित ना हो जाए। किसान को जो काम करने के लिए कोई कंपनी पैसे देगी तो वो उसकी रिकवरी के लिए किसान को वो खेती नहीं करा सकती, बाउंड एग्रीकल्चर नहीं करा सकती, बंधुआ खेती नहीं करा सकती। जैसे मैंने 5 लाख रुपए दिए मान लो किसी कंपनी ने, और ये कहा भी 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो 4 साल के बाद उसको बाउंड नहीं कर सकती कि वो खेती वो करे। इसलिए किसान को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया। वो उसकी एवज में पैसे दे करके कोई खेती कराए, उसमें कोई ढांचा खड़ा करे, कोई उसमें खर्च करे, तो उसके लिए वो उसकी जमीन को उसकी एवज में पट्टे पर भी नहीं ले सकती, वो उसकी एवज में गिरवी भी नहीं रख सकती, और उसकी एवज में खरीद भी नहीं सकती। यानी किसान को पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित किया है। इतने नहीं, अगर कोई ढांचा वहां पर वो खड़ा करती है, मान लो पॉली हाउस लगवा दिया 10 साल के लिए,
10 साल खत्म होने के बाद एक निश्चित समय में अगर उस पोली हाउस को कंपनी नहीं उखाड़ेगी तो उसका किसान अपने आप मालिक हो जाएगा। उसके अंदर ये प्रावधान किया है, ये धारा 8 में जो है। तो यानी किसान को पूरी तरह से सुरक्षित किया है, उसके हित से कभी कोई समझौता नहीं होगा, ये इन धाराओं में आया है। इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उसमें पहले किसान अपनी खेती की अनाज को भंडारण नहीं कर सकता था। अब इसमें छूट दी है कि कोई भी किसान या जो किसान से फसल लेकर के बेचता है वो उसका भंडारण कर सकता है, उसके भंडारण पर कोई रोक नहीं है। जब उसको लगता है रेट अच्छा आएगा तो वो उसको बेच देगा। इसको पूरी तरह से खुला रखा गया है। वरना पहले तो आप सब जानते हैं कि अगर किसी ने कोई 50 मण गेहूं स्टोर कर ली तो उस पर मार्केट में बड़े छापा मार लेते थे। अब उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। कुछ विशेष परिस्थितियां छोड़ के अगर कोई आपातकाल आए, कोई इमरजेंसी हो, कोई युद्ध की स्थिति हो, तब उसमें वो पाबंद रहेगा, यानी जैसे धारा 144 रखती है तब वो उसमें पाबंद रहेगी। वरना इसमें कोई पाबंदी नहीं, कोई भी किसान अपनी फसल को कितनी चाहे उसका भंडारण कर सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे श्यामगढ़ के अंदर खरबूजे बिकते हैं, वहां 4 महीने का